हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। ओके, तो एक बार आप फिर से जान लेंगे कि क्या होता है कंजेनिटल डिजीज़, क्या होता है एक्वायर्ड डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ जो है वो कंजेनिटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल मतलब जो जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। ओके, एक्वायर्ड जो हम अपने लाइफ टाइम में किसी डिसऑर्डर को एक्वायर करते हैं वो एक्वायर्ड डिसऑर्डर आता है। फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक लिविंग से दूसरी लिविंग में हो जाती हैं, ठीक है, मतलब एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज़। एक आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होंगी। ओके, देन कम्स कम्युनिकेबल के अंडर आता है कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट कि हम कॉन्टेजियस को कम्युनिकेबल समझ लेते हैं, नॉन कॉन्टेजियस को नॉन कम्युनिकेबल समझ लेते हैं। लेकिन मैंने अभी कम्युनिकेबल का मीनिंग समझाया कि कोई भी डिजीज जो एक लिविंग से दूसरी लिविंग को हो जाए उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस जो डिजीज है, मतलब कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकती है, ठीक है। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो एक इंसान को कोई इंसेक्ट कर पाएगा, कोई अदर जो है वेक्टर कर पाएगा, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान को वो डिजीज नहीं होगी। है ये डिजीजेस कम्युनिकेबल दोनों ही, लेकिन कॉन्टेजियस में मतलब एक इंसान के कांटेक्ट में दूसरा इंसान आता है तो कॉन्टेजियस जो है वो डिजीजेस होती हैं। नॉन कॉन्टेजियस वो कोई वेक्टर आके जो है ह्यूमन को बीमार करेगा, लेकिन हम उसको दूसरे किसी इंसान को ट्रांसमिट नहीं करेंगे एग्जैक्टली। ओके, तो आगे आता है नॉन कम्युनिकेबल, जिसमें कोई डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमें बीमारी हो रही है, डीजनरेटिव फंक्शंस की वजह से बीमारी होती है, एडिक्शन मतलब लत लग जाती है किसी चीज़ की, एडिक्टेड हो जाते हैं हम किसी चीज़ के लिए, एलर्जी, मेंटल हेल्थ, कैंसर, ये सब जो है कैसे हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं। ओके, किसी की इंसान में डेफिशिएंसी होती है किसी विटामिन की, किसी और न्यूट्रिएंट की, तो दूसरे इंसान को वो नहीं पहुंचेगी, वो ट्रांसमिट नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, डिजीज नॉन कम्युनिकेबल। तो हम पढ़ रहे हैं डिजीज काउज बाय प्रोटोजोन्स। वो सारी डिजीज के बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोन काउज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बाद आता है अमीबाइसिस, अमीबिक डाइसेंट्री। लास्ट लेक्चर में अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो आप जानते हैं अमीबाइसिस जो है वो अमीबिक डाइसेंट्री को कहते हैं। बेसिलरी डाइसेंट्री जिसको हम शिगेलोसिस भी कहते हैं वो बैक्टीरियल डाइसेंट्री होती है। ओके, अमीबाइसिस प्रोटोजोन से होता है। ओके, जियार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, लिस्टमैनियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। तो दीज all are the diseases caused by the protozoans। आपको बार बार इनका नाम लेना है तभी आप इनको याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया, चलिए जानते हैं इसकी कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पहले कि मलेरिया जो है, जो ये शब्द है, ये शब्द आया था मैली एयर से। मल एयर, मैल एयर मतलब गंदी सी बदबूदार हवा, ठीक है। पहले लोगों का मानना था कि सिर्फ जो बदबूदार हवा है उससे जो है वो मलेरिया हो जाता है। फिर लेंसिसी ने 1757 में पहली बार उन्होंने रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, जो स्वैम्प्स होते हैं, ठीक, फिर मलेरिया एंड मॉस्किटोज के बीच में। तो क्या रिलेशनशिप बताया लेंसिसी ने कि जहाँ पे गंदा पानी होता है हवा भी वहाँ गंदी ही होगी, ठीक है। गंदा सा पानी होता है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं इमेज में, तो वहाँ पे जो है मच्छर पनपते हैं और उन मच्छरों की वजह से जो है मतलब फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, गंदे पानी में बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, ये प्रोटोजोन है ये। तो गंदे पानी में प्रोटोजोन्स होंगे और फिर मच्छर के थ्रू जो है वो ह्यूमन तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो अल्टीमेटली जो है ये लेंसिसी ने इस रिलेशनशिप को बताया
अदरवाइज जो लोग समझते थे कि गंदी सी हवा जहाँ पे बदबू आ रही है वहाँ से मलेरिया हो सकता है। तो मलेरिया मतलब जो शब्द आया वो मैल एयर से आया, ठीक। उसके बाद लेवरन ने 1880 में डिस्कवर किया कि मलेरिया इज काउज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है। तो लावरन ने बताया कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है। इनफैक्ट उन्होंने ही प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था, ठीक है। वो डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम, लावरन डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। फिर ये हम सारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जान रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, किस तरह से जो है मलेरिया का नाम दिया गया, लेंसेसी ने क्या बताया, लेवरन ने क्या बताया। और फिर बारी आती है सर रोनाल्ड रॉस की। 1857 में एक डॉक्टर जो कि जिनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ था भारत में अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपको बता दूं कि ये आई थिंक उत्तराखंड में जगह पड़ती है, ठीक। और वो इंडियन आर्मी में थे। 1857 में अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक। तो रोनाल्ड रॉस ने बताया कि जो मलेरिया जो फैलेगा एक इंसान से दूसरे इंसान में जाएगा, वो एक फीमेल मच्छर की वजह से जाएगा, फीमेल मॉस्किटो की वजह से जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम है एनोफिलिस, ठीक। और उन्होंने ही डिस्कवर्ड oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम ऑन द स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। तो उनको कैसे पता चला कि मच्छर के थ्रू जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को मलेरिया हो रहा है, या किसी को भी एक इंसान से दूसरे इंसान को ही, या कहीं भी जो है वो मलेरिया हो रहा है वो मच्छर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मलेरिया का जो स्टमक वॉल था वहाँ पे उनको प्लाज्मोडियम का oocyst मिल गया, ठीक है। इस तरह से उनको कंफर्म हो गया कि मच्छर की वजह से मलेरिया हो रहा है। अब प्लाज्मोडियम का तो पहले बता दिया था, प्लाज्मोडियम का पहले लावरन ने बता दिया कि प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम इज द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, ठीक। लेकिन ये प्लाज्मोडियम किस तरह से ह्यूमन बॉडी में पहुंच रहा है, तो ये बात बताई रोनाल्ड रॉस ने, जिनको मॉस्किटो की स्टमक वॉल पे प्लाज्मोडियम का oocyst मिल गया। अब जानते हैं थोड़ा सा मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो मलेरिया का पैरासाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा किसी दूसरे लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो ऐसे होते हैं पैरासाइट। तो मलेरिया जिसकी वजह से काउस होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मलेरियल पैरासाइट, जो कि कौन है, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इट्स लाइफ साइकिल रिक्वायर्स two hosts for completion, such a two host life cycle is called digenetic, ठीक है। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक होता है। क्यों डाइजेनेटिक कहते हैं हम, ऐसा कोई भी पैरासाइट जिसके दो होस्ट होते हैं, मतलब वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट पे कंप्लीट करता है, तब हम कहते हैं कि वो डाइजेनेटिक है। अगर कोई पैरासाइट एक ही होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो हम कहते हैं कि वो मोनोजेनेटिक है। तो प्लाज्मोडियम के जो दो होस्ट हैं उसमें आता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं कि जो किस तरह से जो है वो मच्छर आते हैं, क्यों मच्छर हमारी बॉडी पे आते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टेम्परेचर है, और हमारे जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसमें एलोमोन्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉस्किटोज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सिर्फ हमारी तरफ नहीं, सब एनिमल्स की तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इन मॉस्किटोज को, ठीक। अब मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है वो आता क्यों है, फीमेल मॉस्किटो को अपना जो पूरा रिप्रोडक्शन होता है, जो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगी उसके एम्ब्रियोज की, उसका जो oocyst होगा पूरा, उसकी पूरी डेवलपमेंट के लिए दे नीड सीरम एल्ब्यूमिन्स, ब्लड प्रोटीन्स।
तो मच्छर को ब्लड प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, सिर्फ फीमेल जो एनोफिलिस हैं उसको ब्लड प्रोटीन्स चाहिए, इसीलिए वो ह्यूमंस की तरफ को आती है, सिर्फ ह्यूमंस नहीं बाकी के एनिमल्स की तरफ को भी। तो क्यों, और अट्रैक्ट जो करता है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और स्वेट में कुछ एरोमोन्स होते हैं, वो उसको थोड़ा अट्रैक्ट करता है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक है, उसके 2 होस्ट होते हैं। अब 2 होस्ट में एक जो है वो प्राइमरी होस्ट होता है, एक जो है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो हमने 2 होस्ट में पढ़ा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की, तो एज द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट occurs in the mosquito, it is considered the definitive or primary host। जब भी कोई प्राइमरी होस्ट कहा जाता है तो प्राइमरी होस्ट उसको कहा जाता है जिसकी बॉडी में पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट करता है। क्योंकि जो सेक्सुअल फेज होगा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का वो मॉस्किटो में कंप्लीट होगा, तो इसी को जो है वो प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। तो प्राइमरी होस्ट प्लाज्मोडियम का एनोफिलस मॉस्किटो है। ह्यूमन बींग्स, as the asexual phase of malarial parasite occurs in man, it is considered the intermediate host। okay? क्योंकि जो हमारे सेकेंडरी होस्ट बोल लो या इंटरमीडिएट होस्ट बोल लो, जो एसेक्सुअल फेज है वो ह्यूमंस में कंप्लीट होता है, तो वी आर द इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। फिर एज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज फीड ऑन ब्लड, only they can serve as vector of malarial parasite। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल एनोफिलिस है वही आती है ना हम पे, हमारे ब्लड पे जो है वो फीड करती है, तो सिर्फ वही एनोफिलिस ही जो है वो प्लाज्मोडियम को कैरी कर सकती है और मलेरिया का कैरियर बनती है एनोफिलिस। अब आप पूछ सकते हैं कि दूसरा भी मच्छर की जो टाइप्स होंगे, वैरायटीज होंगी, तो वो क्यों नहीं फैला सकते? तो इसका कोई आंसर ये बनता है कि जो प्लाज्मोडियम है जब किसी दूसरे मच्छर में जाएगा तो वो वहाँ पे अपना जो लाइफ साइकिल है उसमें कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वहाँ वो खत्म हो जाएगा जाके। मच्छर हमें अलग अलग वैरायटीज के मच्छर काटने आते हैं, लेकिन एनोफिलिस ही जो है वो मलेरिया काउज कर पाता है। रीज़न ये है कि सिर्फ एनोफिलिस में ही प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है और बाकी किसी भी दूसरी स्पीसीज में मच्छर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट, मच्छर नहीं सॉरी प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब पूछा जाएगा कि क्लिनिकली जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है? तो क्लिनिकली ह्यूमंस आर द प्राइमरी होस्ट। ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बीमार हम होते हैं, मच्छर को कोई बीमारी नहीं होती है। तो क्लिनिकली वी आर द प्राइमरी होस्ट। नॉर्मल पूछा है कि प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो का क्या है, आपको आंसर करना है एनोफिलस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस में ही कंप्लीट हो रही है, हालांकि जो ए सेक्सुअल है वो ह्यूमंस में होती है। सो वी आर द सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। ओके, क्लिनिकली हम बीमार हो रहे हैं तो हम जो हैं वो प्राइमरी होस्ट हैं। तो अब ह्यूमंस में जो हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस रहेंगी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की? तो सबसे पहले समझिए कि जो इन्फेक्टिव स्टेज आता है, जब हम कहते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो काउज होगा, तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। When the mosquito bite humans, it releases its saliva in our blood। क्या होता है कि मच्छर जब हमें काटता है तो उसके वो अपना सलाइवा रिलीज करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। जब मच्छर क्या करता है, हमें काटता है तो वो सलाइवा रिलीज करता है हमारे ब्लड में, और उसी सलाइवा में जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट वो पाए जाते हैं, ठीक। जो सलाइवा है इट कंटेन एंटीकोगुलेंट एनोफिलिन। अलॉन्ग विथ सलाइवा थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स आर आल्सो रिलीज्ड इन ब्लड। देखिए क्या बोला, एंड दे रीच लीवर थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। देखिए क्या हुआ, जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का वो स्पोरोजोइट है। जब मच्छर ने ह्यूमंस को काटा, उसने अपना सलाइवा जो है हमारे ब्लड में डाल दिया।
सलाइवा जो है उसमें एनोफेलिन, एंटी कोएगुलेंट एनोफेलिन मिलता है। क्यों? ताकि जो ब्लड को शक करेगा ना, जो मॉस्किटो है ब्लड को शक करेगा तो वो ब्लड कहीं कोआगुलेट ना हो जाए, उसके लिए एंटी कोगुलेंट एनोफेलिन जो है सलाइवा में पाया जाता है। जब सलाइवा जो है वो हमारे बॉडी पे आता है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पोरोजोइट्स भी आते हैं और वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी मॉस्किटो बाइट करता है वो अपना सलाइवा हमारे ब्लड में डालता है। हमारे ब्लड में सलाइवा इसीलिए डालता है ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए, क्योंकि सलाइवा में है एंटी कोएगुलेंट एनोफिलिन जो ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होने देगा। जब सलाइवा ब्लड में गया, सलाइवा के साथ साथ हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट्स भी ब्लड में चले गए। फिर ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंच गए? लीवर में, ठीक है, लीवर में पहुंच गए। अब लीवर में जो है क्या होगा? द पैरासाइट reproduces asexually in the liver cell। तो जो पैरासाइट है, जो जॉइट्स आपने पढ़े जो लीवर सेल में पहुंचे हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लाज्मोडियम का, उसको कहते हैं साइजोगोनी, ठीक। फिर जब बहुत सारी सेल्स जो हैं प्लाज्मोडियम की बन जाएंगी लीवर सेल्स में, then liver cell burst and the parasite is released into blood। तो क्या हो जाएगा? लीवर सेल फट जाएगी और ब्लड में पूरा का पूरा जो क्या है पैरासाइट है वो फैल जाएगा, ठीक है। इट एंटर्स द रेड ब्लड सेल्स एंड फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन। फिर क्या होगा? फिर जब जो पैरासाइट है वो ब्लड में पहुंच गया तो वो ब्लड में कहाँ घुस जाएगा? ब्लड में वो घुस जाता है रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल में जाके वो फीड करना शुरू कर देता है हीमोग्लोबिन पे, और यही फीडिंग स्टेज जो है प्लाज्मोडियम का, उसको कहा जाता है ट्रोफोजोइड। द फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड ट्रोफोजोइड। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइड। फीडिंग स्टेज क्या है? ट्रोफोजोइड। ओके, अब वो फीड कर रहा है किस पे? जो स्पोरोजोइड था, फीडिंग स्टेज ट्रोफोजोइड बन गई, ट्रोफोजोइड फीड कर रहा है हीमोग्लोबिन पे। तो ये क्या करता है? पैरासाइट ब्रेक्स हीमोग्लोबिन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। आरबीसीज में जाके पैरासाइट फीड करेगा हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा एक हीम ग्रुप में और दूसरा ग्लोबिन ग्रुप में। अब हमने कहा था कि मच्छर को प्रोटीन पार्ट खाना होता है, प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, ठीक। तो ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड इज यूटिलाइज्ड। तो यही वो ग्लोबिन पार्ट जो है, यही पार्ट है, ठीक, जिसको ट्रोफोजोइड जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। इट इज यूटिलाइज्ड। हीम is the iron containing part and it get deposited in the form of hemoglobin granules in the RBCs। अब क्या हुआ? जो हीम पार्ट है आयरन का, हीम पार्ट जो है वो एक साथ जुड़ के डिपॉजिट हो जाता है आरबीसी में, और उसको हम हीमोजोइन ग्रेन्यूल की तरह बोलते हैं। और इस तरह इस स्टेज में हमको एक डॉट सा नजर आता है आरबीसीज में, जिसको हम कहते हैं शफनर्स डॉट स्टेज। यहाँ तक एक बार फिर से सुनते हैं। सलाइवा जो है वो रिलीज हुआ हमारी बॉडी में, मॉस्किटो ने सलाइवा रिलीज किया जिसमें एंटीकोगुलेंट एनोफिलिन था, और ब्लड को शक किया ताकि ब्लड जो है वो क्या ना हो, कोगुलेट ना हो। तो जब मच्छर ने सलाइवा को हमारी बॉडी में डाला तो उसके साथ उसमें बहुत सारे स्पोरोजोइट्स आ गए जो कि इन्फेक्शन काउज करते हैं। स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू जो हैं वो लीवर सेल्स में पहुंचते हैं। लीवर सेल में स्पोरोजोइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, साइजोगोनी करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, लीवर सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएंगी। फिर से जो है ये कहाँ पहुंच जाएंगे स्पोरोजोइड्स? ये पहुंच जाएंगे ब्लड में। अब ब्लड में ये घुस जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में तोड़ते हैं और ग्लोबिन को खा लेते हैं। तो ग्लोबिन को जब खा लेते हैं तो मतलब फीडिंग स्टेज आ गया। तो फीडिंग स्टेज को हम कह रहे हैं ट्रोफोजोइड। तो हीम बच गया, ग्लोबिन तो खा लिया, ट्रोफोजोइड्स ने ग्लोबिन को खा लिया, बच गया क्या? हीम बच गया। तो हीम जो है उसमें आयरन ग्रुप होता है,
वो एक साथ डिपॉजिट होके आरबीसी में हीमोजोइन ग्रेन्यूल बना देता है और एक हमें डाउट दिखता है, उसको हम कहते हैं फिर शफनर्स डॉट स्टेज। ठीक, फिर जब पैरासाइट ने जो है वो क्या किया, अच्छे से फीड कर लिया, ठीक, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर ली उसने, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ जो है वो क्या बन जाते हैं, मीरोजोइट्स बनते हैं। ट्रोफोजोइट्स हो गए ना, देखिए पढ़िए, आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही वो लीवर सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद रेड ब्लड सेल में पहुंचे थे, ग्लोबिन पार्ट जो है उन्होंने खा लिया। तो ग्लोबिन पार्ट जब उन्होंने खा लिया ना, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी। देन large number of merozoites are formed and these arranged like petals of lotus flower। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं रोजेट स्टेज। फिर क्या होता है, अब देखिए, जब आरबीसीज में ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो फीडिंग स्टेज बनेगी, तो उसके बाद जब वो फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब हम उनको क्या बोल देंगे, मीरोजोइट्स जो हैं वो बन गए। आरबीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्टेज आती है, जो फॉर्म आती है पैरासाइट की, उसको हम कहते हैं मीरोजोइट्स। और मीरोजोइट्स जो हैं इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियां हों। ठीक है, तो उसको रोजेट स्टेज कहा जाता है। अब क्या होता है, आरबीसी बर्स्ट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरबीसी बर्स्ट होती है एंड मीरोजोइट्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड। ठीक है, मीरोजोइट्स को ब्लड में रिलीज कर दिया गया। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज कोइंसाइड्स विद फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो जब आरबीसीज बर्स्ट होंगी तभी हमें बुखार आएगा और बाकी के सिम्टम्स आएंगे। अब क्या होगा, आरबीसी के बर्स्ट होने के बाद बहुत सारे जो भी पैरासाइट रिलीज होंगे वो फिर नई ब्लड सेल्स में जाएंगे और नई ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, देखिए, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, और जब जब जो है वो न्यू रेड ब्लड सेल में जाएगा, वो नई ब्लड सेल में फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर से वो नई रेड ब्लड सेल जो है वो बर्स्ट करेगी और फिर बुखार आएगा। लेकिन कुछ जो मीरोजोइट्स हैं, सम मीरोजोइट्स चेंज इनटू सेक्सुअल स्टेजेस, दैट इज गैमेटोसाइट्स। कुछ मीरोजोइट्स जो हैं वो गैमेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। कुछ मीरोजोइट किस में चेंज हो जाते हैं बच्चा, गैमेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस में नहीं होगा। गैमेटोसाइट्स जो हैं वो ह्यूमन में फ्यूज नहीं कर पाएंगे। वो गैमेटोसाइट क्या होगा उनका, RBCs containing gametocyte stage migrate to superficial blood vessels of skin। देखिए, जो बिल्कुल स्किन में ऊपर ऊपर की सतह पे जो ब्लड वेसल्स हैं RBCs, वहां मूव कर जाएगा। वो RBCs जिनमें गैमेटोसाइट्स होंगे वो स्किन की सुपरफिशियल सेल पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मच्छर हमारी बॉडी के बिल्कुल अंदर आके तो नहीं काटने वाला, वो तो हमारे सुपरफिशियल लेयर को ही काटेगा स्किन की। तो इसीलिए आरबीसीज जिनके पास गैमेटोसाइट स्टेज होती है वो उन ब्लड वेसल्स में मूव कर जाती हैं जो कि सुपरफिशियल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो देन when blood is sucked by mosquito all stages of parasite enter into mosquito body। तो जब ब्लड मॉस्किटो सक कर रहा है तो जो भी स्टेजेस हमने पढ़ी ना अभी, वो स्टेजेस जो हैं मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाती हैं। तो ये हो गया ह्यूमंस में पूरा, जहाँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले स्पोरोजोइट स्टेज एंटर हुई, फिर लीवर में जो है इन्फेक्शन हुआ, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, लीवर सेल बर्स्ट हुई, वो ब्लड में गए, ब्लड में आरबीसीज में गए, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन को खाया, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट खाया, तो ग्लोबिन पार्ट को जो खाएगा वो क्या फीडिंग स्टेज क्या हो जाएगी, ट्रोफोजोइट। ठीक है, ट्रोफोजोइट को खा लिया और फिर की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बने वो क्या बने, मीरोजोइट्स बने। ठीक है, मीरोजोइट्स भी बहुत सारे बन गए। तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट होगी और बर्स्ट होने के बाद जो है वो हमें फीवर आएगा
और कुछ जो बर्स्ट होने के बाद जो पैरासाइट्स हैं वो दूसरी रेड ब्लड सेल्स पे चले जाएंगे, और कुछ मीनोजोइट्स जो हैं वो सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैमेटोसाइट्स हमारी स्किन की बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर पे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे चली जाती हैं, और मॉस्किटो जो ब्लड सक करता है तो उस दौरान वो पैरासाइट की बाकी की फॉर्म्स को भी अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। और जो ग्लोबिन पार्ट का तो हमने बोल दिया, लेकिन जो हीम ग्रुप बचा, हीम ग्रुप रेड ब्लड सेल में इकट्ठा होता है और हमको एक डॉट नजर आता है हीम ग्रुप के इकट्ठा होने से, जिसको शफनस डॉट कहा जाता है। अब बात करते हैं एनोफिलिस में जो स्टेजेस रहेंगी प्लाज्मोडियम की वो क्या रहेंगी। तो एनोफिलिस ने काटा दोबारा किसी पर्सन को, ठीक है, हेल्दी पर्सन को काटा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अनहेल्दी पर्सन को अगर मॉस्किटो काट रहा है तो वो अपने जो ब्लड शक करेगा उसके साथ साथ वो क्या ले लेगा, जो भी स्टेजेस पैरासाइट्स की ह्यूमंस में पाई जा रही हैं उन सारी स्टेजेस को भी ब्लड के साथ साथ अपनी बॉडी में ले लेगा। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज स्टमक, ठीक है। तो जो पूरा फर्टिलाइजेशन होगा गैमेटोसाइट्स का और फर्दर डेवलपमेंट रहेगा पैरासाइट का, वो मॉस्किटो के स्टमक में होता है, ठीक। द zygote elongates and become motile called ookinete और vermicule, ठीक। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है वो इलोंगेट बनता है, मोटाइल सा हो जाता है। तो जाइगोट जब इलोंगेट हुआ, मोटाइल बन गया, तो हमने उसको बोला ookinete और vermicule। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि oocyst को जो है वो लेवरन ने ढूंढा था किसकी वॉल में, स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो, ठीक। अब ये ookinete और vermicule जो है ये मोटाइल है, तो ये क्या करेगा, इट मूव्स एंड बोर्ड्स थ्रू द वॉल ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो ये वर्मिक्यूल और ookinete स्टमक वॉल को छेद करता हुआ उसको जो है भेदता हुआ आगे बढ़ जाएगा, वहां से निकल जाएगा, स्टमक वॉल से निकल जाएगा। अब देखिए, ookinete changes to oocyst on the surface of stomach। oocyst पे जो ookinete है वो oocyst में कन्वर्ट हो जाएगा स्टमक पे ही, भेदता हुआ नहीं निकलेगा, मतलब स्टमक वॉल में वो चिपक जाएगा एक तरह से। ookinete जो है वो अच्छे से स्टमक वॉल में चिपक जाएगा, वहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ookinete स्टमक वॉल पे किस में कन्वर्ट हो गया, oocyst में कन्वर्ट हो गया, ठीक। Inside the oocyst, sporozoites are formed which are released in the body cavity of the mosquito। अब oocyst जो बन गया ना पूरा, ookinete किस में चेंज हो गया, oocyst में चेंज हो गया। oocyst जो बना उसी oocyst में स्पोरोजोइट्स बनेंगे। स्पोरोजोइट्स जो बन गए स्टमक वॉल पे ही बने, लेकिन अब उनको पूरी बॉडी कैविटी में रिलीज कर दिया जाएगा, और इस तरह से जो स्पोरोजोइट्स हैं दीज माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे ये स्पोरोजोइट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक। तो अब फिर वो काटेगा, फिर से तो सलाइवा को डालेगा और ह्यूमंस में वो स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो क्या हुआ एनोफिलिस में। एनोफिलिस ने सारी स्टेजेस को खा लिया, उसके बाद जो है उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट मोटाइल हुआ तो उसको ookinete बोला, ookinete जाके स्टमक वॉल में अच्छे से अटैच हो गया, oocyst में कन्वर्ट हो गया, oocyst में जो है वो स्पोरोजोइट्स बने, और स्पोरोजोइट्स जो है वो बाद में बॉडी कैविटी में, मच्छर की पूरी बॉडी कैविटी में रिलीज हो गए और फाइनली वो सलाइवरी ग्लैंड्स पे पहुंच गए। अब मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो अपनी सलाइवा के साथ साथ जो है वो क्या वहां पे डाल देगा, मलेरिया का पैरासाइट। अब कौन कौन सी स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया काउज करती हैं, देखिए इसमें आ गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें मोस्ट डेंजरस जो है वो आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इनके बारे में जानना जरूरी होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हमने कंप्लीट कर लिया, वो आप एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़िएगा, वो एक्स्ट्रास में भी मैंने करवाया, मतलब एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर की तरह ही समझिए इसको। और देखिए आगे हम एक एक स्पीसीज के बारे में जानेंगे, ठीक।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है भारत में सबसे कॉमन होता है, ठीक। और जब प्लाज्मोडियम वैक्स काटता है और उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है इसका, वो रहता है 14 दिन का, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब मलेरिया काउज करेगा तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का रहता है। तो प्लाज्मोडियम वैक्स से इंपॉर्टेंट क्या काउज होता है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। और बार बार जो इससे फीवर आएगा वो हर एक 48 आवर्स के अंदर आएगा, मतलब हर तीसरे दिन जो है वो बुखार रहेगा। तो याद रखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया काउज करता है, हर 48 घंटे बाद जो है वो बुखार आता है, ठीक। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की बात करते हैं तो ये क्या है, सबसे डेंजरस स्पीसीज है और भारत के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है 12 दिन का और जो रीअकरेंस ऑफ फीवर होगा इसमें भी क्या रहेगा, 48 आवर्स का ही रहेगा, ठीक। ये बहुत ही खतरनाक वाला मलेरिया जो है वो काउज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्चिवो ऑथमनल और पर्नीसियस और सेरेब्रल और ट्रॉपिकल टर्शियन मलेरिया, इतना नाम से जो है इसको जाना जाएगा। तो आपको बार बार ये पढ़ना है और समझना है। इसे काला बुखार भी, ब्लैक फीवर भी कई बार समझ लेते हैं कि इससे जो है वो आता है, बोलते हैं इस तरह से, लेकिन कौन सा मलेरिया बोला, एस्चिवो ऑथमनल मलेरिया, पर्नीसियस और सेरेब्रल और ट्रॉपिकल टर्शियन मलेरिया जो है हम किससे कहेंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से रहेगा। वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज, फैल्सिपेरम का 12 डेज, दोनों में ही जो है वो 48 आवर्स के बाद हर तीसरे दिन बुखार आता है, ठीक। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये जो स्पीसीज है मलेरिया का, ये डिस्कवर किया था लेवरन ने, ठीक। और ट्रॉपिकल हिस्से जो होते हैं अफ्रीका के, बर्मा के, श्रीलंका और कुछ भारत के हिस्सों में भी ये पाया जाता है, ठीक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 28 डेज का और जो बुखार आएगा वो 72 आवर्स में, मतलब हर चौथे दिन आएगा, इसीलिए इसको क्वार्टन मलेरिया भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन का है, बुखार 72 आवर्स के बाद, मतलब हर चौथे दिन आता है। लास्ट हमारे पास बचता है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट है चारों स्पीसीज में से और इंडिया में तो ज़्यादा पाया भी नहीं जाता है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका इंक्यूबेशन है 14 डेज का, बट ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो है वो काउज करता है। तो आपको याद रखना है किससे टर्शियन मलेरिया होगा, माइल्ड टर्शियन मलेरिया होगा, क्वार्टन मलेरिया होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से कौन सा मलेरिया होगा, किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या आते हैं, पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम इन्फेक्शियस बाइट, मतलब मोस्ट केसेस में 14 डेज का जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। मलेरिया में आपने 28 डेज का पढ़ा। तो क्या आएगा, शुरू में क्या होगा, एकदम से रेस्टलेसनेस हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, मसल्स में पेन रहेगा, सर में दर्द रहेगा, ठंड ठंड जैसी लगेगी, स्प्लैग्नोमेगली होगा, एनीमिया होगा। स्प्लैग्नोमेगली का मतलब क्या है, स्प्लैनोमेगली का मतलब क्या है कि देखिए जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बर्स्ट कर रहा है ना बार बार, जो मलेरियल पैरासाइट है वो बार बार क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जो आरबीसीज है उनको बर्स्ट कर रहा है। तो ग्रेवयार्ड जो वेस्ट अब आरबीसीज है जो फट चुकी है, जो किसी काम की नहीं बची है, वो कहाँ जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। तो स्प्लीन में जब इतनी सारी आरबीसीज आएंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्प्लैनोमेगली हो जाएगी और आरबीसी के फटने से खून की कमी भी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक। इन रिस्पॉन्स टू चिल्स द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एंड मे रीच 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमें ठंड लगता है, बुखार में ठंड लगती है ना, तो जब बॉडी को ठंड लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। अगर वो दिमाग में पहुंच जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है और उस दौरान पेशेंट्स स्वेट अ लॉट एंड द टेम्परेचर स्टीडीली गोज डाउन टू नॉर्मल टिल द नेक्स्ट अटैक टेक्स प्लेस आफ्टर 48 आवर्स।
मतलब अचानक से इंसान को क्या लगेगी, ठंड ठंड लगेगी, जैसे आरबीसीज जो हैं वो फटती हैं, इंसान को थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा होगा तो एकदम से बुखार आएगा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो जा सकता है, और फिर से वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। जब कम होगा फिर 48 आवर्स के बाद जो है वो फीवर आएगा। ठीक, अगर बुखार ज़्यादा हो गया, जैसे 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बोल रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, दिमाग तक पहुंच जाएगा और ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और ब्रेन उस टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, न्यूरॉन्स जो है वो सारे डेड हो जाएंगे, अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सिज्म। ठीक है, पैरोक्सिज्म जो है इज सडन अनकंफर्टेबल अटैक ऑफ मलेरियल सिम्टम्स, याद रखिएगा इस टर्म को। ठीक, अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, ठीक, देयर इज अ सेपरेट एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच कंट्रोल मलेरिया थ्रू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, पहले तो इन्फेक्शन ही ना हो, उसकी प्रिवेंशन हो गया तो पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। अब प्रिवेंशन के देखिए, प्रिवेंशन किस तरह से हो सकता है इन्फेक्शन का, तो देखिए, फॉलोइंग आर द नेचुरल एनिमीज और मॉस्किटोज लार्वे एंड प्यूपे। तो मॉस्किटो के जो छोटे छोटे लार्वे होते हैं, प्यूपे होते हैं, उसके जो नेचुरल जो एनिमीज हैं जो खा लेते हैं उनको, वो हैं डक्स, ठीक है, लार्वीफेरस फिश, गैम्ब्यूसिया जिसको मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ अडल्ट इंसेक्ट जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज और इंसेक्टिवोरस प्लांट यूट्रिकुलेरिया, ये आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट यूट्रिकुलेरिया यहाँ पे नजर आ रहा है। तो डक, गैम्ब्यूसिया, ड्रैगन फ्लाइज, यूट्रिकुलेरिया जो हैं, अगर उनको मतलब आपके आसपास जो है कहीं तालाब है, कुछ पानी वानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप गैम्ब्यूसिया को डालते हैं तो गैम्ब्यूसिया मच्छर के लार्वे को खा जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से इन्फेक्शन की प्रिवेंशन हो सकती है, लेकिन हर जगह पे इनका अवेलेबल होना तो पॉसिबल नहीं है, तो मलेरिया तो हो सकता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मलेरिया का, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए क्विनाइन, द ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया, is extracted from the bark of cinchona tree। सिंकोना से क्विनाइन का छाल जो है वो लिया जाता है। ठीक, तो ये जो मलेरिया का जो हुआ था ना बेटा, मलेरिया का क्विनाइन बाग का जो इलाज मिला था, ये ट्राइबल एरियाज ने ढूंढा था, वो इसको बहुत टाइम से यूज करते थे। बाकी की मलेरियल ड्रग्स जैसे कि पैल्यूट्रिन, प्रिमाक्विन, क्लोरोक्विनिन, कैमोक्विन, कोमोप्रिमा, सल्फाडॉक्सिन एंड डापोसोन, ये आपने सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। ठीक है।